I am going to tell you about different committees of NBA. What do they really do? उनके क्या क्या काम है, आपके जब NBA के लिए जाते हैं वो क्या क्या काम करती हैं, so that you are able to know कि जब हम NBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उससे पहले या उसके बाद में कहां ये डॉक्यूमेंट प्रोसीड होते हैं, कौन कौन सी कमेटीज एक्शन लेती हैं, कहां पे मॉडरेशन होती है, कहां पे आपको बाई चांस आप NBA नहीं मिलता, कहां पे आप अपील कर सकते हैं, क्या सारा प्रोसेस है. आई विल बी लेटिंग यू नो ऑल दिस प्रोसेसेस टुडे बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Till now we were talking about institutional role only. We were talking something about institution में क्या क्या करना है. बट आज मैं ये शुरू में बताऊंगा कि NBA में जाके जब जाते हैं डॉक्यूमेंट्स तो क्या क्या होता है, कहां कहां के आपकी कमेटीज बैठती हैं, कौन क्या करता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. उसके बाद NBA के लिए आपने डॉक्यूमेंट कैसे प्रोसीड करना है, SCR कैसे करना है, डूज एंड डोंट्स क्या होती हैं, SCR में क्या कमियां रह जाती हैं, SCR जब भरना है तो क्या करना है, ये प्रोसेस, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा. ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद द NBA अक्रेडिटेशन प्रोसेस. एक मैं फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं. सबसे पहले ये जो फ्लो चार्ट है जो मैंने कल दिखाया था उससे सिमिलर है, पर इसमें कुछ चीजें कमेटीज के बारे में एडिड हैं. दिस इज शोइंग दैट अक्रेडिटेशन प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग. प्रोसेस क्या है और डिसीजन मेकिंग कैसे होती है अक्रेडिटेशन में, NBA कैसे डिसीजन मेकिंग करती है कि आपको NBA अक्रेडिटेशन देनी है कि नहीं देनी है, कैसे होना है, ये सारा प्रोसेस कौन कमेटी क्या डिसाइड करती है. On the top of the flow chart, institution applies for accreditation. When you have filled the SAR, you submit it. उसके बाद क्या होता है, आपने SAR सबमिट कर दिया, फीस जमा करा दी, आपको डेट्स आ गई कि आपकी कमेटी कब विजिट करेगी. उसके बाद क्या होता है, NBA फॉर्म्स इवैल्यूएशन टीम. इवैल्यूएशन टीम जैसे मैंने कल बताया था, इवैल्यूएशन टीम में हर डिसिप्लिन जितने भी आपने अप्लाई किए होते हैं वहां पे से 2 एक्सपर्ट और एक चेयरमैन होता है उस कमेटी में. लेट्स से कि आपने 3 डिसिप्लिन में आपने अप्लाई किया तो 6 एक्सपर्ट्स प्लस 1 चेयरमैन, ए कमेटी ऑफ 7 विल कम. बट इफ यू हैव अप्लाइड इन 5 डिसिप्लिन विच इज मैक्सिमम, उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो 10 एक्सपर्ट्स हर डिसिप्लिन के 2-2 और एक चेयरमैन, 11 मेंबर्स की कमेटी आएगी. वो कमेटी बना देती है जिसमें एक्सपर्ट्स फ्रॉम हायर लेवल इंस्टीट्यूशंस, मे बी इंडस्ट्री से भी आ सकते हैं उसमें एक्सपर्ट. एक्सपेक्टेड ये होता है कि एक एक्सपर्ट इंडस्ट्री से भी हो, पर जनरली हमने देखा है ज्यादातर एक्सपर्ट्स जो आते हैं हायर लेवल इंस्टीट्यूशंस, R&D इंस्टीट्यूशन से ही आते हैं. उसके बाद क्या होता है, आपकी इवैल्यूएशन टीम इंस्टीट्यूशन में जाती है, अपना सर्वे कंडक्ट करती है एंड अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट करती है. दिस इज ड्राफ्ट रिपोर्ट, लेट मी टेल यू. अब ये ड्राफ्ट रिपोर्ट अगर ये मार्जिनल केस है, लेट मी टेल यू, अगर ये मार्जिनल केस है, लेट्स से कि आपके मिनिमम 750 मार्क्स चाहिए थे फॉर फुल अक्रेडिटेशन ऑफ 5 years और आपके अराउंड 730 या 735 आए, या आपके 755 आए, मींस बोथ साइड मार्जिनल, या 760 आए, दोनों साइड 10% का मार्जिनल 5% लेके, तो ये मॉडरेशन कमेटी के पास जाता है. मॉडरेशन कमेटी क्या, इवन ऑन जो प्रोविजनल साइड अगर 600 के आसपास 10-15 है या उससे 10-15 नीचे हैं तो ये मॉडरेशन कमेटी के पास जाता है. मॉडरेशन कमेटी क्या करती है, चेक्स कंसिस्टेंसी ऑफ द इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स. जो इवैल्यूएटर्स ने अपनी रिपोर्ट्स दी होती है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करती है, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्लस जो डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन कमेटी ने सबमिट किए होते हैं उनमें देखती है कि ये जो उनकी रिपोर्ट है वो कंसिस्टेंट है, कहीं पे लकूने तो नहीं है. हमने ये देखा कई बार इवन द एक्सपर्ट कमेटी काफी सारी गलतियां कर देती है इवैल्यूएशन करते हुए, ये हमने देखा है, बड़ी बार देखा है. ये मॉडरेशन कमेटी का काम होता है उनकी रिपोर्ट को, कंसिस्टेंसी को चेक करना कि क्योंकि ये मार्जिनल केस है तो कहीं इसमें कोई गैप है. वो दे डोंट वांट दैट देयर शुड बी एनी गैप बिफोर दिस इज सेंट टू EAC, इवैल्यूएशन एंड अक्रेडिटेशन कमेटी से भेजने के पहले. दे डोंट वांट दैट देयर शुड बी एनी डाउट ऑन द रिपोर्ट सेंट बाय द इवैल्यूएशन कमेटी. ठीक है, आप ये क्या करते हैं, उनको पूरी उसकी रिपोर्ट को कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखते हैं, एक एक पॉइंट को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ कंफर्म करते हैं, कहीं कोई लकूना होता है तो उसे इंप्रूव भी कर लेते हैं. इंप्रूव करके क्या करते हैं, माइनर जो डिफरेंसेस हैं, अगर ये इसमें चेंजेस आ गई तो ये अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो बनाते हैं फैक्चुअल रिस्पॉन्स के साथ इंस्टीट्यूशन को भेजते हैं. अगर डिफरेंसेस आ गए, अगर नहीं आए तो इट मूव्स अहेड. अगर ये डिफरेंसेस आ गए तो सेंड्स फैक्चुअल रिपोर्ट और ड्राफ्ट रिपोर्ट फॉर फैक्चुअल रिस्पॉन्स, फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स के लिए तो इंस्टीट्यूशन को ये वापस भेजते हैं.
फिर इंस्टीट्यूशन अपनी रिपोर्ट विद इन 14 डेज सबमिट करती है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स और वट एवर इट इज इट फील्स लाइक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एविडेंस के साथ दोबारा वापस भेजती है। अगर इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है देन इट गोज टू इवैल्यूएशन एंड एक्रेडिटेशन कमेटी। इवैल्यूएशन एंड एक्रेडिटेशन कमेटी भी एक्सपर्ट्स के साथ होती है। ये क्या करते हैं, मॉडरेटर्स की जो रिपोर्ट आती है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आती है, फीडबैक, उसमें फीडबैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन भी आई है, चेयरपर्सन की जो कमेटी का था उसकी रिपोर्ट भी देखते हैं। ये सबको लेके इकट्ठा बैठ के इसके ऊपर रिकमेंडेशंस बनाते हैं अपनी। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ये अपनी रिकमेंडेशन बनाते हैं, जो कि सब कमेटी ऑफ एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी जो होती है उनकी एनबीए की, उसके पास भेजते हैं। फिर ये जाती है सब कमेटी ऑफ एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी के पास, तो वो वहां पे जाके ईएसी की रिकमेंडेशन के बेस पे रिकमेंडेशन करती है कि इनको एनबीए के लिए देना है, कि उनकी एक रिकमेंडेशन आती है। फिर उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो फाइनल कमेटी है, दैट टेक्स अ डिसीजन फॉर एक्रेडिटेशन वेदर एक्रेडिटेशन इज टू बी गिवन और नॉट टू बी गिवन। ये जो होता है इसका डिसीजन एग्जीक्यूटिव कमेटी का, दिस इज कम्युनिकेटेड टू द इंस्टीट्यूशन whether you are being given the accreditation for 5 years or 2 years or not giving given the accreditation, this is conveyed by the after the decision of the executive committee. So process आपको कुछ समझ आया? आपने पहले फॉर्म भरा, एसएआर दिया, उसके बाद एवेल्यूएशन कमेटी बनी, फीस जमा करा चुके हैं आप। ये एवेल्यूएशन टीम विजिट करती है इंस्टीट्यूशन की। एवेल्यूएशन टीम में अगर मार्जिनल डिफरेंसेस हैं तो वो मॉडरेशन कमेटी के पास जाता है। मॉडरेशन कमेटी अपनी रिकमेंडेशन अगर लगता है उनको कि रिपोर्ट जो सबमिट की थी एवेल्यूएशन कमेटी में देयर आर डिफरेंसेस, दे सेंड इट टू द इंस्टीट्यूशन फॉर द फैक्चुअल एविडेंसेस। इंस्टीट्यूशन 14 दिन में फैक्चुअल एविडेंसेस के साथ वापस भेजती है। अगर मॉडरेशन कमेटी समझती है कि एवेल्यूएशन टीम जो गई थी उसकी रिपोर्ट ठीक है, देन इट गोज स्ट्रेट वे टू ईएसी। ईएसी अपनी रिकमेंडेशंस बनाती है बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द चेयरपर्सन, डॉक्यूमेंट्स एंड मॉडरेशन कमेटी रिपोर्ट। उसके बाद ये भेजती है सब कमेटी ऑफ एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी, जो रिकमेंडेशन भेज के ईसी के पास भेजती है एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास, विच फाइनली सेंड्स यू द लेटर कम्युनिकेटिंग दैट यू हैव बीन अक्रेडिटेड और नॉट अक्रेडिटेड। अगर अक्रेडिट हो जाते हैं तो जो एनबीए का एक लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाता है, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन अक्रेडिटेड के अंदर आपका गजट में अंदर आपका नाम आ जाता है। बाय दिस इज द जनरल प्रोसेस। पर एक और भी चीज है, बाई चांस आपको एक्रेडिटेशन नहीं दी गई, इवन देन फाइनली कन्वेड बाय द ईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी, even then you have a chance to appeal against the decision of executive committee. This is called appeal against the decision of EC on accreditation. जो भी उसने एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आपको कन्वे किया, इंस्टीट्यूशन उस पर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो दे कैन गो फॉर द अपील ऑल्सो। अपील कर सकती है। ये अपील जाती है, एक अपीलेट कमेटी होती है जिसके ऊपर अपील भेजी जाती है, जिसको अपील भेजी जाती है। अपीलेट कमेटी भी सारे डॉक्यूमेंट्स अगेन, सारे डिसीजन, सारे जो भी हर कमेटी के होते हैं उसके फैक्चुअल रिजल्ट्स, फैक्चुअल एविडेंसेस के देख के अगेन द अपीलेट कमेटी डिसीजन लेती है। जो भी अपीलेट कमेटी लेती है वो एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी के पास जाता है। फिर एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी अपना ये जो भी उसके अपनी रिपोर्ट होती है वो जनरल काउंसिल के पास भेजती है। अपील के केस में जनरल काउंसिल के पास जाता है। जनरल काउंसिल अपील का डिसीजन लेती है और उसके ऊपर इंस्टीट्यूट को कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अपील प्रोसेस और द स्टेट वे प्रोसेस। ये एक टोटल प्रोसेस जो एनबीए में फॉलो होता है। अब मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाहूंगा, अगर आपको कोई क्वेरीज है इस पॉइंट तक तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी ऑफ द सेंटर्स। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी क्वेरीज ऑन दिस इफ यू हैव एनी क्वेरी ऑन द प्रोसेस हाउ इट इज फॉलोड। ये लेट मी टेल यू कि ये काफी सारा फुल प्रोसेस है। कुड एट एवरी लेवल आप देख सकते हैं कि कितनी कमेटियों के पास जाता है, क्योंकि एक आध कमेटी बायस भी हो सकती है, कोई कई बार रिपोर्ट बायस हो सकती है, पर इतनी कमेटीज इतने प्रोसेसेस के पास जाने के बाद देयर इज नो स्कोप ऑफ बायस एट ऑल। बायस का स्कोप नहीं रह जाता। जनरली जो होती है, जो अपील के बाद भी वही मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन आते हैं जो पहले लिए गए होते हैं। जनरली आई एम टेलिंग यू it is not a bible, but most of the times the decision was the same which has been conveyed earlier, unless कोई drastic ही कोई ब्लंडर हो गया हो किसी लेवल पे,
या इंस्टीट्यूशन ने कोई अपनी रिपोर्ट भेजी ना हो या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ना दी हो, देन इट इज अ केस इन विच अपील के ऊपर डिसीजन कई बार आपके फेवर में भी हो सकता है। बट दिस इज ए फुल प्रूफ प्रोसेस, यू मस्ट हैव सीन कि ये काफी लेवल से गुजरता है और एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने बहुत साल काम किया, दे आर बीइंग एक्सपर्ट इन द एरिया फॉर द लास्ट मेनी years, they are part of these committees. I am just going to show you those committees, how these are proceeding. Starting with जनरल काउंसिल, ये जनरल काउंसिल जो है सबसे एनबीए की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, प्रिंसिपल अथॉरिटी ऑफ एनबीए है, गिव्स पॉलिसी डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस। जैसे आपकी गवर्निंग काउंसिल होती है इंस्टीट्यूशन प्राइवेट में और गवर्नमेंट अदरवाइज, तो गवर्निंग काउंसिल की तरह ये प्रिंसिपल अथॉरिटी होती है इंस्टीट्यूशन के लिए या एनबीए के लिए, ये पॉलिसी डिसीजन लेती है, गाइडलाइंस बनाती है। इसमें भी मेंबर्स क्या होते हैं, चेयरपर्सन होता है जिसका एक प्रोसेस बना हुआ है, हु विल बी द चेयरपर्सन अंडर द रूल्स ऑफ एनबीए, 34 रूल नंबर है, उसके अंडर ये चेयरपर्सन कौन होगा, कैसे होगा। आज की डेट में एनबीए में चेयरपर्सन है सुरेंद्र नाथ जी, जो आईआईटी के प्रोफेसर एंड डायरेक्टर भी रह चुके हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ विद हायर एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, वो वाला सेक्रेटरी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। 2 चेयरपर्सन्स ऑफ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के 2 चेयरपर्सन्स होते हैं। उसके बाद इसमें प्रेसिडेंट ऑफ एआईयू होता है ना, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। 4 मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो इससे जनरल काउंसिल से पहले जो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो सेकंड हाईएस्ट लेवल कमेटी है, उसके जो 4 मेंबर्स होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। देन डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एनआईटी, आईआईटीज, नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूशंस के कोई एक डायरेक्टर भी इसका मेंबर होता है। और फिर उसके बाद वाइस चांसलर ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफरिंग प्रोग्राम्स इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, ये कौन नॉमिनेट करता है, चेयरमैन ऑफ द एनबीए। 2 वाइस चांसलर फ्रॉम द स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं, जो कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की हुई हैं, अगेन नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द एनबीए फ्रॉम ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बाय द आइडेंटिफाइड बाय द सर्च कमेटी। इसके बाद डायरेक्टर ऑफ आईआईएम, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उनमें से एक इंडियन इंस्टीट्यूट में से एक डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ अगेन एनबीए। 3 प्रिंसिपल होते हैं अफिलिएटेड ऑटोनोमस कॉलेजेस से, और एक डिसिप्लिन के होंगे तीनों, 1 फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 1 फ्रॉम फार्मेसी एंड 1 फ्रॉम अप्लाइड एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स। 3 डिसिप्लिन से एक चेयरपर्सन होता है। Then 2 representatives from industry professionals to be nominated by central government, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, इंडस्ट्री से या प्रोफेशनल्स फ्रॉम academia. Then member secretary of the NBA is the member secretary of this governing council. member secretary जैसे गवर्निंग बॉडी का प्रिंसिपल हमारे केसेस में होता है इंस्टीट्यूशन लेवल पे, उस तरह member secretary of the NBA is the member secretary of this governing council और जनरल काउंसिल। इसकी टर्म 3 साल की होती है। Then I am going to talk about something about executive committee, second highest level body in NBA. The affairs of NBA, ये क्या करती है, सारे जो गवर्निंग काउंसिल ने पॉलिसी बनाई, इसका काम है इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, मैनेजमेंट ऑफ एनबीए, डायरेक्शंस देना, कंट्रोल करना ऑफ रूल्स एंड बायलॉज व्हिच हैव बीन फ्रेम्ड बाय एनबीए। गवर्निंग काउंसिल ने जो बनाए हैं ये उनको इंप्लीमेंट करती है। इसमें भी चेयरमैन अपॉइंटेड बाय एज पर द प्रोसीजर ऑफ रूल्स ऑफ एनबीए का, जो एनबीए का रूल्स के हिसाब से इसका भी एक चेयरपर्सन होता है। ऑल इंडिया काउंसिल एआईसीटी का जो चेयरपर्सन है वो भी इसका मेंबर होता है। एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। देन चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट ऑफ 1 स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस में बी फ्रॉम हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, उनका एक चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट, और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज जो होती हैं उनका होता है। 4 सेक्रेटरीज होते हैं टेक्निकल, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। देन 4 एकेडमिशियन होते हैं जो कि चेयरपर्सन इसका एनबीए का, गवर्निंग काउंसिल का जो पैनल में डालता है। 4 एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू बी नॉमिनेटेड अगेन बाय द चेयरपर्सन, 4 एक्सपर्ट, पहले 4 एकेडमिशियन, 4 इंडस्ट्री पर्सनल। 2 एक्सपर्ट्स फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडीज और इंडस्ट्री टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल बॉडीज से या इंडस्ट्री से सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। देन
दो और एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जो इंडिया या अब्रॉड से भी हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में. They can be professionals in their field. Then again member secretary. इसकी भी टर्म 3 साल ही होती है. बार बार आगे निकल जाता है. फिर एनबीए ने कुछ अपनी डिसिप्लिन वाइज कमेटीज बनाई होती हैं जो अक्रेडिटेशन के लिए. देन एक मिनट, ईएसी जो मैं कह रहा अक्रेडिटेशन कमेटी, दिस इज हेलो. हाँ जी. हाँ सर, एक चीज जानना चाहूंगा. हाँ जी बोलिए. एनबीए इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. हाँ जी. हाँ जी. राइट. हाँ जी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ये. ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन. क्या क्या आपकी जितनी भी कमेटीज हैं उसमें कोई भी आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का वो नहीं है रिप्रेजेंटेशन. क्यों सर? ये जो एक्सपर्ट्स है सारे आपने स्टेट गवर्नमेंट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन है. लेट मी शो यू. आपकी बात में सहमति नहीं है. ये जो एकेडमिशियंस हैं, नॉमिनेटेड चेयरपर्सन, ये एकेडमिशियन कहीं से भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री वाले कहीं से भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट के नहीं है. प्रोफेशनल बॉडी से, इंडस्ट्री से, ये कहीं से भी हो सकते हैं. ये कहीं नहीं कहा गवर्नमेंट से होंगे. 8.6, 8.7, इवन 8.8, ये कहीं से भी हो सकते हैं. दिस इज नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडी एट ऑल. ये बाइंडिंग नहीं है. सर इसमें क्यों नहीं हम इसमें अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रिप्रेजेंटेशन रखते हैं एक्सक्लूसिवली? आपने जैसे कहा कि यहाँ तो एक चीज है. इट इज नॉट वेरी क्लियर दैट. एक मिनट आपको दिखाना चाहूंगा कि जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज आती हैं, हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं. उसमें प्राइवेट भी आती हैं और गवर्नमेंट भी आती हैं. ये कोई बॉडी वो नहीं है प्राइवेट के या गवर्नमेंट के लिए. अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं जानना चाहूँ, इंडस्ट्री आप प्राइवेट भी रखते हैं कि आप सिर्फ सरकारी इंडस्ट्री को रखते हैं? सरकारी इंडस्ट्री कौन सी होती है? दिस इज नॉट पीएसयू सर. पीएसयू नहीं कहा यहाँ पे कहीं भी. इंडस्ट्रीज प्राइवेट ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. मेजर इंडस्ट्रीज के पार्टिसिपेंट होते हैं इंडस्ट्री में. डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री से आते हैं पार्टिसिपेंट्स इसमें. और मैं एक बताऊंगा, काफी सारी, मैं अभी भी मैं जब गया था, काफी सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ही हैं. और लेट मी टेल यू, जो आपकी इवैल्यूएशन कमेटी भी जाती है, फॉर द लास्ट मेनी टाइम्स आई हैव सीन, उसमें चेयरमैन और काफी सारे मेंबर्स आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से आए वही प्रोफेसर होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई ये गवर्नमेंट का ही होगा. इट्स नॉट ए बाइंडिंग एट ऑल. इट्स नॉट ए बाइंडिंग एट ऑल. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली. ये कोई ऐसा नहीं है कि जो इसमें आपके कोई गवर्नमेंट और ऐसा. इट्स ए नॉन गवर्नमेंट बॉडी, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है ये एनबीए. कोशिश की जाती है इट्स ए मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट. ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो तो गवर्नमेंट के हैं, उसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री से हैं वो गवर्नमेंट के जरूरी नहीं है. इट कैन बी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन. कुछ बाइंडिंग्स हैं, आईएम का डायरेक्टर हो गया, एनआईटी का डायरेक्टर हो गया, ये जो लोग हैं सरकारी हैं सिर्फ. ओके सर, थैंक यू. ओके डियर, आगे है. मैं आई वाज टेलिंग यू, ईएसी जो होते हैं हर डिसिप्लिन वाइज होती है. इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, इवन आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी अलग अलग होती है, जो कि एवोल्यूशन टीम की रिपोर्ट को रिव्यू करती है. इसमें चेयरमैन ऑफ द ईएसी इज अपॉइंटेड बाय ईसी, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो करती है. एंड ही कैन बी एमिनेंट अकेडमिशियन फ्रॉम एकेडमिया और ए डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल फ्रॉम इंडस्ट्री, आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल बॉडी. कहीं से भी हो सकता है, ये भी देख लीजिए सर. इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि ही शुड बी फ्रॉम गवर्नमेंट. ही कैन बी फ्रॉम एनी प्लेस. 3 एक्सपर्ट्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विद डिफरेंट स्पेशल. 3 एक्सपर्ट्स होंगे, डिफरेंट डिसिप्लिन से होंगे. चाहे इंजीनियरिंग कमेटी में एक मैकेनिकल, एक सिविल, डिफरेंट डिसिप्लिन से आ जाएंगे. अगेन दिस इज नॉट ए बाइंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी, इट कैन बी एनीबॉडी. 1 expert from industries or R&D organization, again same, it can be anybody. 1 representative from professional bodies, जैसे professional bodies होगी आपकी CII होगी और इवन AICTE प्रोफेशनल बॉडी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है कहीं से भी आ सकता है ये.
वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनबीए बाय द मेंबर सेक्रेटरी, ये एक नॉमिनी होता है जो एनबीए के मेंबर सेक्रेटरी का होता है। सॉरी, एक फिर मैंने बताया था अपीलेट कमेटी। अपीलेट कमेटी का क्या काम किया जाए, मैंने बताया था इसका काम है द ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेसल ऑफ इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड बाय द एनबीए ऑन अक्रेडिटेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसका ये एक अपीलेट, जो भी इंस्टीट्यूशन की ग्रीवेंसेस हैं उसको रिड्रेस करना इसका काम है। इसमें चेयरमैन ऑफ अपीलेट कमेटी अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल बी एमिनेंट एडमिशन फ्रॉम अकेडमी और डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल फ्रॉम इंडस्ट्री, आर&डी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल बॉडी। अगेन इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट की सर, it can be anybody who is expert in the area, that's all, not from government, not from private, from any R&D organization or industry or professional organization। chairman जो है one expert preferably from engineering from academia, ये भी again government और उसका कोई रोल नहीं है इसमें। one representative from industry, R&D organization, one representative from professional bodies and one legal representative। इसमें एक legal होता है जो लीगल एक्सपर्ट है, उनकी अपील को देखना ताकि वो कोर्ट में अगर जाते हैं कैसे उसे डील करना है या कोई कमियां हैं उनके प्रोसेस में, दैट इज टू बी सॉर्टेड आउट बाय दिस लीगल एक्सपर्ट। अगेन लीगल एक्सपर्ट मे बी गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट और मे बी फ्रॉम प्राइवेट, इट्स नॉट ए बाइंडिंग एट ऑल। अब मैं आ रहा हूं ये कमेटीज के बारे में बताने के बाद, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द अक्रेडिटेशन। कुछ बात इसके ऊपर मैंने कल की थी कि एनबीए जो अक्रेडिटेशन जो है, दिस इज टू टायर सिस्टम है। टू टायर सिस्टम के अंडर ये ऑपरेट करता है बोथ फॉर द डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। टायर वन सिस्टम क्या है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, जिनका करिकुलम कंट्रोल उनके हाथ में है। दिस इज कॉल्ड टायर वन इंस्टीट्यूशन, जो कि ऑटोनोमस है या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं जिनका करिकुलम उनके हाथ में है। दीज आर कॉल्ड टायर वन इंस्टीट्यूशंस। टायर टू इंस्टीट्यूशंस प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स, जो बोर्ड्स को यूनिवर्सिटीज को जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको टायर टू इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। इसके भी यूजी और डिप्लोमा और इवन पीजी प्रोग्राम्स जो होंगे टायर वन और टायर टू दोनों लेवल्स पे ऑपरेट करता है। दोनों लेवल्स में कल आपको मैंने दिखाया था कि मार्क्स में वेटेज में क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम, पर वेटेज में अ लिटिल बिट डिफरेंस वाज देयर एट सम ऑफ द पॉइंट्स लाइक प्रोग्राम आउटकम्स एंड स्टूडेंट कंट्रोल, कुछ पैरामीटर्स पे थोड़े थोड़े डिफरेंसेस थे। मेजर क्राइटेरिया रिमेन द सेम, अ लिटिल बिट बाइफर्केशन एट द वेटेज लेवल इज देयर बिटवीन टायर वन एंड टायर टू इंस्टीट्यूशंस। ओके, एनी क्वेरीज टिल नाउ? कोई हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। अब हमने अक्रेडिटेशन के लिए जाना है तो प्रोसेस क्या है? लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक प्रोसेस। आपको कमेटीज के बारे में मैंने बता दिया, आपको मैंने थोड़ा सा टायर वन टायर टू के बारे में बता दिया। अब आपने अक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए स्टार्टिंग प्रोसेस कैसे होता है? आप एक लॉगिन करते हैं, टेम्पररी लॉगिन। दिस इज ऑल टोटल ऑनलाइन प्रोसेस। ये भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप फॉर्म वगैरह सारा कुछ आप ही भरते हैं, इसमें भी किसी का हैंकी पैंकी नहीं। वॉट एवर यू आर फीलिंग दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। सो बेसिक स्टेप फॉर ऑनलाइन अक्रेडिटेशन आर, आप टेम्पररी लॉगिन करते हैं। सबसे पहले आप टेम्पररी लॉगिन जब करते हैं तो उसमें बाद इंस्टीट्यूट का टोटल प्रोफाइल देते हैं, कब ये स्टार्ट हुई, कब ये प्रोग्राम हुआ, कितने डिसिप्लिन हैं और आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपना जो इंस्टीट्यूशन का प्रोफाइल भर देते हैं, जिसे कि एनबीए रिव्यू करता है। रिव्यू के ऊपर तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो अप्रूवल दे देंगे आपको आगे मूव करने के लिए, या कुछ क्वेरीज के साथ आपको रेफर बैक करेंगे, या रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट उस केस में होता है जैसे आपने आपका ग्रेजुएट प्रोग्राम था, आपके 2 बैचेस नहीं निकले हुए तो आपने उसके ऊपर लॉग इन कर दिया, दे मे रिजेक्ट इट बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट एज येट। क्वेरीज कुछ हो सकती हैं, उसके लिए रेफर बैक, अदरवाइज दे विल गिव यू अप्रूवल दैट यू कैन मूव अहेड। अभी तक कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट ए टेम्पररी लॉग इन। अभी तक आपको कोई पासवर्ड नहीं मिला, हमने टेम्पररी लॉगिन किया, इंस्टीट्यूट के प्रोफाइल भरा, उसके बेस पे उन्होंने एनबीए ने रिव्यू किया। रिव्यू कैन बी अप्रूवल, रेफर बैक और रिजेक्शन, तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये एनबीए की तरफ से आएगा। अगर आपको अप्रूवल मिल गई देन यू कैन मूव हेड। अप्रूवल के बाद क्या है, आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है फॉर रजिस्ट्रेशन फी विच इज 1 लाख रुपीज। कल मैंने बताया था ना, 1 लाख रुपया जमा करवाना है आपने
अब रजिस्ट्रेशन फी के के नजरिए से आपको 1 लाख रुपया जमा करवाना है। इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन फी आप जमा करा देंगे तो आपको परमानेंट आईडी, यूजर आईडी मिलेगा, एक पासवर्ड भी मिलेगा। ये आपका फर्दर कॉन्स्पोनेंस के लिए फ्यूचर में काम आएगा। पासवर्ड एंड यूजर आईडी बोथ, यू आर टू कीप देम विद यू। यही जो आपको उसके एनबीए के साथ कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज और नो कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम अदर कॉर्नर्स वैसे नहीं होगी। ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑनलाइन होगी। आपको आईडी रजिस्ट्रेशन फीस के बाद मिल गया, पासवर्ड मिल गया। नाउ यू कैन प्रोसीड अहेड विद द प्रोसेस इफ यू वांट। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अगेन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद क्या होगा, एनबीए ऑफिशियल शेल रिव्यू। आपका फॉर्म जो आया, ये भी अभी एसएआर नहीं कह रहा मैं, अप्रूवल हुआ, रेफर बैक हुआ या रिजेक्ट हुआ। अगेन आपने ये अपनी डिटेल बनने के बाद ये कर दिया आपको। फिर उसके बाद आपने अपने जिस के डिप्लोमा 3 के लिए करना तो यू हैव टू सबमिट द फी। 3 के लिए 6 आपकी टोटल फीस आप मैंने कल बताया था। इट स्टार्ट्स विद मिनिमम फी ऑफ 5 लाख। 2 प्रोग्राम के लिए 7 लाख। एवरी प्रोग्राम इज एडिंग 2 लाख नाउ। 3 प्रोग्राम्स के लिए 9 लाख, 4 के लिए 11 लाख, 5 के लिए 13 लाख। मैक्सिमम फी 13 प्लस 1 रजिस्ट्रेशन 14 लाख। 5 प्रोग्राम्स की फीस टोटल लगती है। इट इज इंक्लूसिव ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। मैक्सिमम 5 आप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस के साथ आप अपना एसएआर भरते हैं। एसएआर भी चला जाता है। एसएआर जब चले जाता है, आपने एसएआर के 3 सेट्स भेजने होते हैं। ठीक है, एसएआर के 3 सेट्स के बाद आपको, और उसके साथ आपने सजेस्टिव डेट्स भी भेजनी होती है कि हमारी इंस्टीट्यूशन को विजिट करने के लिए सजेस्टिव डेट्स 3 हैं। ये इसके बीच में कोई भी आप डेट के लिए सजेस्टिव आपकी तरफ से ही होती हैं, वो 3 डेट्स आप भेजते हैं। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो इंस्टीट्यूशन शैल रिसीव द डेट्स फॉर द ऑन साइट विजिट, कि आपकी इंस्टीट्यूशन कब, आपके एनबीए आपको कब, टीम कब विजिट करेगी। जनरली जो इंफॉर्मेशन टीम की विजिट की होती है एक इंस्टीट्यूशन को जनरली हफ्ता या 5 दिन से पहले नहीं मिलती। रीजन इज वेरी सिंपल, लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। पास्ट में कुछ अनोमलीज आ जाती थी, पीपल यूज टू कॉन्टेक्ट द एक्सपर्ट्स एंड ऑल दिस। इवन लेट मी टेल यू, द इंस्टीट्यूशन डजंट नो द नेम ऑफ एनी एक्सपर्ट। इवन द एक्सपर्ट्स आपस में उनको भी एक दूसरे का नाम नहीं पता होता। नो लिस्ट इज गिवन टू एनी एक्सपर्ट एक्सेप्ट द नेम ऑफ द चेयरमैन विच इज कन्वेड टू द एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट टीम बनती है उसमें सिर्फ एक्सपर्ट चेयरमैन को सारे मेंबर्स के नाम पता होते हैं, उसके पास लिस्ट होती है, पर जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेप्ट द नेम ऑफ द चेयरमैन नोबडी नोज ईच अदर। किसी को किसी का नाम नहीं पता होता। और जनरली लेट मी टेल यू कि ये एसएआर और ये आपको विजिट की इनविटेशन आती है अराउंड 5-7 डेज अर्लियर ही आती है जो मेंबर्स को भी, इससे पहले नहीं आती। सो हमने डाउनलोड एसएआर करके एसएआर को भर देना है अलॉन्ग विद ऑल रिक्वायर्ड, जैसे मैंने कहा एनेक्स्चर्स, अपेंडिसेस, जो भी रिक्वायरमेंट्स के साथ हमने एसएआर को भर देना है। एसएआर मींस सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट, जो आपको अपने कामकाज के बारे में भरना है। व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, हाउ यू आर मूविंग, व्हाट आर योर एविडेंसेस, व्हाट आर योर डॉक्यूमेंट्स, व्हाट इज योर इनटेक, व्हाट टाइप ऑफ कल्टी यू आर हैविंग, व्हाट इज। इस फॉर्म में एसएआर में 2 पार्ट्स होते हैं। One is part A is institution specific information, part B is program specific information। 2 हिस्से होते हैं, A and B। A पार्ट में आपको टोटल इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। B पार्ट में आपको सिर्फ यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्राम ओनली, द प्रोग्राम फॉर विच यू आर अप्लाइंग फॉर अक्रेडिटेशन, उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है। किसी भी एक डॉक्यूमेंट में जैसे हमने 3 के लिए अप्लाई किया तो टोटल तीनों का लगा के नहीं भेजना, अलग अलग बनेंगे। हर एक में प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, योर प्रोग्राम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। प्रोग्राम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में सारी डिटेल्स, उसमें सक्सेस इंडेक्स भी आएगा, इनटेक भी आएगी, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी आएगी, आपकी लाइब्रेरी की भी आएगा, स्पोर्ट्स सर्विसेज भी आएंगी, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी, आपका मेडिसिन, डॉक्टर भी, इमरजेंसी सर्विसेज भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, लैब्स भी, इक्विपमेंट आपके पास क्या है, आपका करिकुलम क्या है, वेदर यू आर टायर 1, टायर 2,
करिकुलम को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे आपकी आप अगर गैप्स हैं तो उसे कैसे फुलफिल करते हैं, असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या हैं. It's a huge list, let me tell you, consisting of almost everything what is being done in the institution. What are your linkages with industry? What are your linkages with alumni? How they are participating in your work? How they are contributing for the betterment of the system? How industry is आपको evaluate कैसे करती है, आपके बच्चों को कैसे evaluate करते हैं, क्या उनकी feedback है, parents की क्या feedback है, students की feedback क्या है, आपकी placement कैसी है, प्लेसमेंट कैसी है, आपके स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट करते हैं, बियॉन्ड द करिकुलम क्या पढ़ाते हैं, आपने पीईओस कैसे बनाए थे, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम आउटकम्स कैसे बनाई, कोर्स आउटकम कैसे डिफाइन की, उनमें मैपिंग की कि नहीं की, कैसे की, मैपिंग करते हुए क्या कौन इन्वॉल्व था, हु वर द पीपल हु आर पार्टी इन मेकिंग योर विजन एंड मिशन, क्या प्रोसेस था, आपकी फाइनेंस कैसे है, ऑडिट होता कि नहीं होता, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, पावर्स किसके पास क्या है, ऑल दी थिंग्स आर डैम एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द इंस्टीट्यूशन इज बीइंग टेकन केयर ऑफ इन दिस डॉक्यूमेंट. कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो इस डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होती. ये जो होता है, दिस इज द बेस ऑन विच द एवेल्यूएशन टीम इज गोइंग टू एवेल्यूएट यू. इसके बियॉन्ड नहीं जाती एवेल्यूएशन टीम. जो आपने भरा उसी के आपको कंफर्म करना है. This is the whole set of things what you have conveyed in this SAR, which is being checked by the evaluation team, which is coming to your institution for 3 days. 3 दिन के लिए जो evaluation team आ रही है, वो ये वही चेक करेगी जो आपने SAR में भरा है, सेल्फ अप्रेजल में भरा है. अब क्योंकि सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट इज द रिपोर्ट which is being submitted by you as per your strengths, weaknesses, inputs, intake, output, सक्सेस इंडेक्स, फैकल्टी केडर रेशियो भी होता है, फैकल्टी क्वालिफिकेशन भी होता है, इवन फैकल्टी की कॉम्पिटेंसी भी मैच की जाती है करिकुलम के हिसाब से. ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं सार के होते हैं. मेनी ऑफ यू मे हैव सीन ऑल दिस. सर, may I ask one question please? हाँ जी पूछिए. Sir, I am calling from MIT University, Uttar Pradesh. I have one doubt regarding the registration fees for the accreditation. हाँ जी बोलिए. Sir, the registration fees as it is given in the that it is 1 lakh rupees for one institution. Or one institution. One institution. Let me interrupt here. Right. Sir, so my query is, suppose from AUP we are applying for 15 programs. So do we need to, in one form, we can fill maximum 5 programs. So we need to fill 3 different application forms. In one Let me conclude here. अच्छा, क्या कहना है उन्हें? आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही. सर, आप ना वायरलेस माइक मत यूज करिए. आप वायरलेस माइक ना यूज कीजिए सर. वो आपके स्पीकर से दोबारा इको जैसे जो हम बोल रहे हैं. लेट मी कन्वे यू वन थिंग. आप वायरलेस माइक यूज ना कीजिए. वो आपके मेन माइक के साथ इको कर रहा है, हमें क्लियर नहीं आवाज आ रही. Don't use the wireless mic. इको के कारण हमें क्लियर नहीं हो रहा. हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछिए. Sir, my doubt is that in one application we can fill maximum of 5 applications. That's true. 5 programs. So 5 programs. So suppose we are filling 3 applications for 15 programs. So do we need to register for all one application, or we need to register one for AUP only? For MIT only? Registration fee is for all the total institution. Registration fee is once. हमने भर दिया, एक रजिस्ट्रेशन फी शुरू में 1 लाख रुपए जमा हो गई, उसके बाद प्रोग्राम के हिसाब से आपके रजिस्ट्रेशन फी हर प्रोग्राम की नहीं है. रजिस्ट्रेशन फी इज एज पर द इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट फॉर वन प्रोग्राम. आप चाहे एक के लिए कीजिए या 5 के लिए कीजिए, रजिस्ट्रेशन फी रिमेन्स द सेम. इट इज ओनली 1 लाख. अगर हम 10 के लिए कर रहे हैं तो 10 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते सर. लेट मी मेक इट क्लियर. मैक्सिमम 5 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप. Sir, from AUP, from MIT University Uttar Pradesh, we are filling 2 applications for 5 different programs. 5 सेट के लिए 2 एप्लीकेशन भर रहे हैं. तो रजिस्ट्रेशन हर एप्लीकेशन के लिए अलग भरना होगा क्या? बिल्कुल वो अलग होगा. अगर नहीं, लेट मी कंप्लीट हियर वन थिंग. आप एक इंस्टीट्यूशन में एक बारी में 5 प्रोग्राम्स के लिए भर सकते हैं. राइट सर.
10 के लिए नहीं भर सकते आप, क्योंकि मैक्सिमम एज इज 5। For each application, we need to fill registration fee separately. हाँ जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन की इंस्टीट्यूशन के हिसाब से है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अगर 5 प्रोग्राम के लिए भरते हैं तो टोटल आपके 14 लाख लगेंगे, जिसमें 13 लाख तो एक्रेडिटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स की फीस है, 1 लाख जो रजिस्ट्रेशन फी आपने जो पहले जमा कराई थी लॉगिन के टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, लेट मी मूव अहेड। जैसे मैंने कहा कि सार जनरली इज द बेस फॉर इवैल्यूएशन। सार में सर अपने आप को पूरी तरह अच्छी तरह सार भरिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सार भरने में कोई कमी ना छोड़िएगा। दिस लेट मी गिव यू ए गाइडलाइन हियर, क्योंकि हम जब जाते भी हैं कि आपके सार के बेस पे हम प्री वैल्यूएशन एक रिपोर्ट बना के जाते हैं, उसमें हमारा माइंडसेट काफी हद तक हो जाता है कि इंस्टीट्यूशन के बारे में। ये मैं एज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अपने सार को विद ऑल अपेंडिसेस विद ऑल डॉक्यूमेंट्स भरिए, एविडेंस के साथ भरिए। सार जितना अच्छा भरा जाएगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा इन द लॉन्गर टर्म, क्योंकि सार तब भरा जाएगा कि आपकी जब तैयारी होगी, आपके सारे एविडेंस होंगे, तभी आप सार को अच्छे तरीके से भर पाएंगे। जब जिसने अच्छा सार भर लिया मींस विद ऑल डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस, तो आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम विद व्हाट यू हैव कन्वेड, क्योंकि सार में आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं, जबकि आपकी इवैल्यूएशन और एविडेंस में कोई फर्क नहीं है। आपने राइट मेथड से सार भरा है तो इवैल्यूएशन टीम भी उसमें माइनस नहीं कर सकती मार्क्स, चाह के भी कोई कुछ नहीं कर सकता। बट ओनली थिंग इज समटाइम्स यू फील द सार रॉन्गली। जैसे मैं कल बता रहा था, स्टूडेंट की सक्सेस इंडेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रॉन्ग। फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम ऑफ द टाइम फैकल्टी का जो होता है केडर रेशियो प्रॉब्लम होती है, फैकल्टी की क्वालिफिकेशन प्रॉब्लम होती है। कई बार हमने ये भी देखा है कि कई इंस्टीट्यूशन अपनी बी लेवल को भी फैकल्टी लगा के उन्हें काउंट करके लगा के लिस्ट में भेज देती सार में। बी लेवल पर्सन इज नॉट काउंटेड इन द इंजीनियरिंग कॉलेज, लेट मी कन्वे यू वेरी फ्रैंकली। बी जो होगा उसे, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एसीटी फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज एमई, तो एमई के बिना किसी भी टीचर की क्वालिफिकेशन या उसको काउंट नहीं किया जाएगा खाते में। ये आप ध्यान रखिएगा बढ़ते हुए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप लकूने जो छोड़ देते हैं उसी कारण ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप सार को राइटली भरते हैं तो सक्सेस इंडेक्स अगर आपका 40 है तो 40 है, राइटली भरा तो वो मार्क्स आप खुद ही दे रहे हैं। देयर कैन बी नो वेरिएशन एट ऑल। थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी वहां कहां आती है, जब आपका करिकुलम आप गाइड बना नहीं रहे, यू आर टायर 2 इंस्टीट्यूशन, करिकुलम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आती है कि क्योंकि हमने बियॉन्ड करिकुलम जब ढूंढा तो कैसे ढूंढा, मैपिंग कैसे की, ये कुछ इश्यूज होते हैं थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी वाले। अदरवाइज टोटल दिस इज ए टोटल ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। अगर आपके पास सब कुछ है तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन से कि यू आर नॉट बीइंग accredited एट ऑल। If you are with the system, you have the marks. Let me show in the past a few times I have seen institution ने अपने आप को marks दिए, let's say around 750 maybe lesser I may say 10 marks some थे, means they are expecting provisional accreditation for themselves. When the team went, there were whole set of lacunas in what they have shown. तो उनके तो around less than 600 आ गए, ऐसा भी होता है। और sometimes let me tell you, टीम इज वेरी ऑब्जेक्टिव। कई बार टीम आपको हेल्प भी करती है, ये डॉक्यूमेंट आपका बाई चांस अवेलेबल नहीं है, दे ट्राई टू हेल्प यू कि किस तरह हमने काम किया होगा। व्हेनेवर यू आर एबल टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट दे गिव यू द मार्क्स इवन एट दैट स्पॉट। सार में कई बार हमने कई चीजें नहीं भी भरी होती, बट सार और भरने और इवैल्यूएशन टीम के आने में 1 साल का टाइम होता है। उस टाइम में यू कैन कुड हैव ब्रिंग अबाउट मेनी चेंजेस जो आती हैं, वो भी आप कर सकते हैं कोड। इट इज ऑन द डिपेंडेंट ऑन द कमेटी, वो आपको कंसिडर कर लेती है, तो मार्क्स कैन बी गिवन फॉर दैट पर्पज ऑल्सो। इट इज डिपेंडेंट ऑन द कमेटी, दैट्स द पॉइंट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। अब जब सार भर जाता है तो उसकी फीस जमा हो जाती है, तो देन एनबीए मेक्स अ वैल्यूएशन टीम। मैंने जैसे बताया वैल्यूएशन टीम को भी आपस में 5-6 दिन से पहले नहीं पता होता हु आर गोइंग। शेड्यूल एक्सपर्ट विजिट फिक्स हो जाता है, कम्युनिकेट डेट्स हो जाती है इंस्टीट्यूशन को अराउंड 5 days बिफोर द विजिट ऑफ द टीम। कमेंसमेंट ऑफ द विजिट ऑफ द टीम, ऑन साइट विजिट के 5 दिन पहले ही इंस्टीट्यूशन को पता लगता है। पहले और बाद में आप फर्क बता दूं, पहले जो टीम जाती थी उसकी स्टे का अरेंजमेंट्स, उसको पिकअप करना, ये सारे अरेंजमेंट्स इंस्टीट्यूशन के हाथ में होते थे। अब लेट मी टेल यू,
नो अरेंजमेंट इज विद द इंस्टीट्यूशन एट ऑल। उन्हें इंस्टीट्यूशन को ना एक्सपर्ट्स के बारे में पता होता है, ना एक्सपर्ट्स को इंस्टीट्यूशन की टोटल डिटेल कौन क्या है, क्योंकि दे ऑल्सो कम टू नो अबाउट ईच अदर 5 days बिफोर ओनली। उससे पहले कोई किसी को नहीं जानता। स्वाई चेयरमैन के एक्सपर्ट्स को उसके नाम के अलावा किसी को नहीं, आपस में एक्सपर्ट नहीं जानते। दिस इज ए टोटल ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, मैंने जो कहा था अभी, सार भरने और आपकी विजिट टीम के में ऑलमोस्ट 1 year का डिफरेंस हो जाता है। दैट इज रिटन द एप्लीकेशन फॉर एक्रेडिटेशन रिसीव्ड इन एन एकेडमिक ईयर, जैसे आपने 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में, नेक्स्ट ईयर के बीच में आपने भरी, विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। आपने एक साल में जो भरी है, 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में जो भरा है, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में आपकी बारी आती है, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ वर्क प्रेशर विद द एनबीए ऑल्सो। नॉट मेनी एक्सपर्ट्स आर देयर इन द कंट्री हु आर गोइंग इन फॉर दिस। कुछ ही होंगे, ये कहेंगे तो ये इतने सारे एक्सपर्ट्स अभी है ही नहीं जो राइटली एवेल्युएट कर पाएंगे एनबीए के प्रोसेस को। इवन मेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स डोंट नो पीईओस। आप जैसे जहां आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक्सपर्ट्स को भी आती हैं। So this is a total transparent process. Experts are not many. It almost I may say takes around 1 year time for the visiting team to come to your institution after the fill up of your SAR when you are uploaded the SAR. और almost 1 साल लग जाता है। अब मैं कुछ आपको डूज एंड डोंट्स फॉर प्रिपेयरिंग द SAR बताऊंगा कि SAR जब बढ़ते हैं उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आप नोट डाउन कर लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द SAR मस्ट बी कंसाइज, पॉइंटेड एंड एडिक्वेट इन लेंथ एंड ब्रेड्थ फॉर पर्पस ऑफ एक्रेडिटेशन। जो कंसाइज होना, अननेसेसरी भी नहीं लिखना, क्योंकि अननेसेसरी जो बिना एविडेंस है दैट मे गो अगेंस्ट यू। कंसाइज हो, पिन पॉइंटेड हो, जो क्लियर हो, एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन नहीं, वेग इंफॉर्मेशन नहीं, और एडिक्वेट इन लेंथ एंड ब्रेड्थ। कई इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा डाल देती है, वो भी नहीं चाहिए। इट शुड बी ऑप्टिमम, जितना है काम उतना ही दिखाइए। कई बार आप शो करने के चक्कर में ज्यादा दिखा देते हैं, क्योंकि एवेल्युएशन टीम ने वही चेक करना है जो आपने लिखा, जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंगली ही चेक करना है। अगर कई बार आप दिखाने के चक्कर में ज्यादा लिख देते हैं, वो भी आपको प्रॉब्लम दे देता है। डोंट बी गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज विच इज रिक्वायर्ड, डोंट शो अननेसेसरली। किसी ने नहीं, आपको काम जो कर रहे हैं वो आप जानते हैं, अपने काम को उतना ही दिखाइए जितना आप करते हैं। थोड़ी सी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 5% में भी बेटर, rather than वेग इंफॉर्मेशन दीजिए जो आप नहीं भी कर रहे, वो आपको हार्मफुल हो जाती है। क्योंकि एक बार जो विजिटिंग टीम है उसका आप पे विश्वास उड़ जाता है, तो इट इज गोज अगेंस्ट यू। आई एम टेलिंग माई परसेप्शन। विश्वास सच लिखेंगे तो अच्छा रहता है। जनरली वी एक्सपेक्ट द इंस्टीट्यूशन टू राइट राइटली। There may be a 5% information change, but reason being 1 year difference is there between the filling up of a SAR and the visit of the team. 5-10% का वेरिएशन आ सकती है, but generally SAR is a bible for the team which is visiting the institution. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं SAR को ध्यान से भरिए। Provide relevant information as per the format specified for the individual program. Relevant information भरिए। और ये SAR को प्रिंटेड ऑन द वन साइड होना चाहिए, वन साइड पेपर वन साइड होना चाहिए, डबल स्पेसिंग होनी चाहिए। लेट मी ऑल्सो टेल यू व्हाट हैपेंस। हम कई बार देखते हैं SAR में प्रिंट जो आता है इतना छोटा होता है, वो रीडेबल ही नहीं होता। इसका एक साइज है, उसके हिसाब से भरिए जो प्लीजिंग होता है। मैं ये आपको डूज एंड डोंट्स बता रहा हूं विच इज फॉर योर बेनिफिट। डबल स्पेसिंग कीजिए, 12 फॉन्ट दीजिए, टाइम्स न्यू रोमन विद एटलीस्ट 1 inch गैप, मार्जिन ऑन ऑल साइड्स। ये 2.54 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन ऑल साइड्स भरिए। डबल स्पेस, जैसे मैंने कहा, वन साइड पेपर, डबल स्पेस, 12 न्यू टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट विद एटलीस्ट 1 inch गैप ऑन ऑल साइड। बिकॉज जब नहीं होगा तो क्या होगा, जब बाइंडिंग करते हैं उसको, डॉक्यूमेंट को वो भेजते हैं, उसमें आधा चीज उसके बीच में चले जाती है विच इज नॉट रीडेबल। कंटेन केयरफुली कंपाइल्ड एंड ऑथेंटिक डेटा। वो दीजिए जो ऑथेंटिक है, जिसका आपके पास एविडेंस है। उसके बिना डेटा ना दीजिए, क्योंकि जो आ रहा है उसे नहीं पता। इंफॉर्मेशन आप ही देते हैं, बेस आप ही देते हैं। जब आप बेस देते हैं उसे कंफर्म किया जाता है वैल्यूएशन। ये मैं पॉइंट्स आपको बार बार बता रहा हूं। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना भरिए जो जिसका एविडेंस आपके पास नहीं है। डजंट मैटर रियली, पेटेंट नहीं है तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जहां पे आप मार्क्स ले सकते हैं, हर चीज आपके पास अवेलेबल नहीं होगी. Everybody understands it, even the visiting team understands it. They are also professional institutions. They have seen कि patents और इस तरह की चीजें काफी जगह नहीं होती. They also understand it. पर आप दिखाने के चक्कर में भर देते हैं, उसके बाद एविडेंस ना हो, then it goes against you. Whatever is available, kindly fill up that. Add 5 to 10% beyond it. That's there, for which you can have evidence. प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अपेंडिसेस विद चार्ट्स. अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाइए, चार्ट्स, ग्राफ्स, विजुअल्स, जो भी एप्लीकेबल आपको लगता है प्रेजेंटेबल बनाइए. ये मैं प्रेजेंटेशन स्टाइल बता रहा हूं जो किसी को भी इंप्रेस करने के लिए अच्छा होता है. चार्ट्स, ग्राफिक्स, जिससे इंफॉर्मेशन बड़ी इजीली गैदर कर सके, जिसको टाइम स्पेंडिंग ना हो सके. व्हाट हैपेंस, लेट मी टेल यू वन थिंग. कई बार आपके पास इंफॉर्मेशन एविडेंस होता है, काम किया भी होता है, पर आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है जो रीडेबल नहीं होती, क्लियर नहीं होती. उससे क्या होता है कि वैल्यूएशन टीम अपनी तरफ से तो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती है, फिर भी आप कई बार जो आपने प्रेजेंट किया होता है उसका इमीडिएटली डाटा उस फॉर्म में ला नहीं पाते, चिट्ठियां ले आते हैं, उसको रीड करना, उसको एक एवेल्युएट करना, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर दिस आर टीम. दे डोंट वांट ना द टीम विच इज कमिंग, इट शुड बी प्रेजेंटेबल. मैं लेट मी टेल यू वन थिंग मोर हियर. जितने सब पॉइंट्स वहां पे बनते हैं सबके लिए एक एक फाइल बना लीजिए. इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल. ये नहीं कि पूरे क्राइटेरिया पे एक फाइल बनाई, जितने सब पैरामीटर्स हैं सबके ऊपर एक एक फाइल बनाइए. एक रूम में सारा ये डॉक्यूमेंट्स रखिए. बी रेडी फॉर द शो. जो फाइल नंबर बोला इमीडिएटली बी रेडी फॉर इट. ये मैं अपने दिल से गाइडेंस आपको देने की कोशिश कर रहा हूं बार बार. एक एक सब पॉइंट के ऊपर फाइल बनाइए. इट शुड बी इंडिपेंडेंट. लेट्स से कि 110 पॉइंट्स बनते हैं तो 110 फाइल्स बना लीजिए. डोंट माइंड कि आपने एक क्राइटेरिया के ऊपर एक फाइल बनानी है, 9 के ऊपर 9. डोंट गो फॉर ऑल दिस थिंग्स. इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल. आप मेटिकुलसली काम करेंगे तो जो टीम आएगी उसकी भी विजिट आसान हो जाएगी, आपको प्रेजेंट डाटा करना आसान हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा. मेहनत शुरू में ही कर लीजिए, बाद में आपको प्रॉब्लम कम होगी. प्रोवाइड रेलेवेंट डाटा फॉर द लास्ट 3 years. 3 साल का आपको सक्सेस इंडेक्स, स्टूडेंट्स इनटेक, पिछले 3 बैचेस का ये सारा देना होता है. अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इन द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम मैनुअल. कोई और हो, कहीं और डिफरेंट मांगा हो तो वो है, अदरवाइज 3 बैचेस का डाटा मांगा जाता है. पिछले 3 साल के टीचर्स मांगे जाएंगे, इसी तरह 3 का आपसे डाटा मांगा जाता है एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. बी रेडी फॉर पास्ट 3 years. ओके. The document should be submitted as hard copy in the soft bound form and mailed to NBA New Delhi. The soft copy should be uploaded on the NBA website. दोनों चीजें करिए, हार्ड कॉपी भी भेज दीजिए, सॉफ्ट कॉपी NBA वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए. अब डोंट्स के मैं कुछ कह रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट सेंड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विद द SAR. SAR के साथ कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डोंट सेंड एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद SAR. Publications such as books, journal, newsletter, thesis, etc. Don't send it with the, just give the number here. Don't send the original publications at all. अब जो evaluation team मैंने जो बताया था वो on-site visit पे क्या होता है, what to do, really check. The team will consist of, as I told you yesterday also, 1 chairman, 2 experts for each discipline. If there are 3 disciplines in programs for which you have applied, there will be a team of 7. If there are 5 disciplines, team of 11. 2 disciplines, team of 5. तो जो ये आपके पास टीम आएगी, वैल्यूएशन टीम, जो इसके आप इसमें मैंने जैसे बताया था, वैल्यूएशन टीम की एक प्री विजिट रिपोर्ट होती है. देन दे कंडक्ट द सर्वे फॉर 3 days. एंड ऑन द पहले दिन जाते ही आपकी इंट्रोडक्टरी मीटिंग होती है. उसमें आपने प्रिंसिपल ने या असाइंड अथॉरिटी ने अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में टोटल प्रेजेंटेशन देनी होती है. दिस इज द प्रोसेस विच इज फॉलोड. टोटल आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में. एंड देन टीम विजिट्स आर जनरल फैसिलिटीज, जो कॉमन फैसिलिटीज होती हैं उसको 2 पार्ट्स में बांट के 2 टीम्स बन जाती हैं. दे विजिट द कॉमन फैसिलिटीज like library, hostels, guest house, labs. They visit all this facility
Based on the visit, the independent teams make their own report. Then जब आपका final report हो जाती है, this report is based on the what you have failed, what the evaluation team has concluded during the last 3 days. उसकी conclusion के बाद visit के बाद evaluation team अपनी एक report बनाती है. रिपोर्ट फाइनल वो जो प्रोग्राम की स्पेसिफिक होती है वो चेयरमैन को देते हैं. चेयरमैन अपने हिसाब से एक रिपोर्ट बनाता है. एंड ऑन द फाइनल डे, ऑन द थर्ड डे, देयर इज अ क्लोजिंग मीटिंग ऑफ द एवैल्यूएशन टीम. क्लोजिंग मीटिंग में व्हाट डू दे रियली डू? क्लोजिंग मीटिंग में चेयरमैन उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जनरल बात करता है. एंड देन व्हाट डू दे रियली टेल? ईच प्रोग्राम एक्सपर्ट टेल द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने 3 दिन में ऑब्जर्व की. थर्ड डे दे आर टेलिंग दिस रिपोर्ट. एट दिस जंक्चर दे आर ट्राइंग टू कन्वे यू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट वर द डेफिशिएंसीज, व्हाट वर द वीकनेसेस, व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ये इस 4 पैरामीटर पे दे कन्वे यू. बेस्ड ऑन व्हाट दे आर कन्वेइंग एंड बेस्ड ऑन व्हाट perception they are having while you are talking with them, while you are showing them the evidences, you can always perceive what is in the mind of the evaluators. ये आपको आइडिया हो जाता है. बड़े आपके अगर आप इतने सालों सिस्टम में है, you can come to know what they are really having in their mind. Then after the meeting, chairman gives you a chance. They say, okay, now this is going, we have given you whatever you wanted to convey. Now it is a formal, आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्मल एक आपको दिया जाता है कि आप यू हैव ए चांस टू विड्रॉ इफ यू वांट टू विड्रॉ. जैसे 5 आपके डिसिप्लिन है, हो सकता है आप एक में विड्रॉ करना है. इट्स अप टू यू एट दैट टाइम. इफ यू से वी वांट टू कंटिन्यू, देन द मीटिंग इज क्लोज्ड. इफ यू से कि वी वांट टू विड्रॉ, तो विड्रॉ में आपका वो जो रिपोर्ट होती है एक राइटिंग में आपको प्रिंसिपल को देना होता है. वी आर विड्रॉइंग, डायरेक्टर या प्रिंसिपल को कि वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम. दैट इज गिवन टू द चेयरमैन. चेयरमैन अपनी रिपोर्ट के साथ वो भेज देता है. फिर इवैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट जाए या ना जाए, डजंट मैटर एट ऑल. इसमें नुकसान फायदा ये है कि आपका एक सोशल स्टिग्मा बच जाता है कि इवैल्यूएशन रिपोर्ट आपको एक्रेडिटेशन नहीं मिली. दिस इज द बेस, दिस इज द व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द 3-day विजिट. इन ब्रॉडली आपको 3 दिन विजिट में क्या होता है एग्जैक्टली, क्या डॉक्यूमेंट, वो मैं लेटेस्ट स्टेज में ही बताऊंगा, किस दिन और भी बताऊंगा. अब आ जाता है कंसिडरेशन ऑफ इवैल्यूएशन रिपोर्ट बाय द इवैल्यूएशन. EAC क्या करता है? जो इवैल्यूएशन एंड एक्रेडिटेशन कमेटी, द इवैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिटेड बाय द इवैल्यूएशन टीम विल बी रिव्यूड बाय द रिस्पेक्टिव EAC. EAC मैंने बताया था ना, इवैल्यूएशन एंड एक्रेडिटेशन कमेटी एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कमेटी होती है. इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की अलग है, फार्मेसी की अलग होगी, आर्किटेक्चर की अलग होगी, होटल मैनेजमेंट की अलग होगी, जो कि which has been constituted for each discipline. EAC based on the evaluation committee report and chairman's report gives the report for NBA आपको देनी है कि नहीं देनी है, वो सब कमेटी को एडवाइजरी को भेजती है बना के. अपील अगेंस्ट द एक्रेडिटेशन स्टेटस मैं ब्रॉडली आपको बता चुका हूं ये. वैसे by chance the institution can make an appeal against the accreditation station conveyed by the NBA by submitting an online appeal within 30 days if the institution is not satisfied. Let's say दो पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं. एक तो आपको NBA नहीं दिया गया. फर्स्ट, आप इसके ऊपर अपील कर सकते हैं कि मेरा बनता था, मेरे को नहीं दिया गया. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज आपको प्रोविजनल दिया गया 2 साल के लिए. Again, you can fight it out. I'm not satisfied with the report of the evaluation committee. I should have been given the accreditation for full accreditation of 5 years. You can make an appeal within 30 days from the report status conveyed by the accreditation NBA to you. 30 days में जो भी आपको status मिला, whether you have been given or not given, provisionally given, उसके बेस पे आप अपील कर सकते हैं within 30 days that you are not satisfied with the report. कई बार क्या होता है, आप न्यू प्रोग्राम्स के लिए प्री एक्रेडिटेशन विजिट भी करवा लेते हैं. दिस इज जस्ट लाइक ए मॉक एक्सरसाइज. कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में. प्री एक्रेडिटेशन में बी कंसिडर्ड फॉर न्यू प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय न्यू पब्लिक एग्जिस्टिंग एजुकेशन. कोई नया प्रोग्राम है, इट इज मैंडेटरी दैट एन ऑन साइट इवैल्यूएशन विजिट बी कैरिड आउट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 2 years ऑफ द डिलीवरी ऑफ द प्रोग्राम. ये भी जो होगी मिनिमम 2 साल की डिलीवरी हो चलने के बाद ही विजिट हो गई, इससे पहले नहीं हो सकती.
आपका बैच जो है मतलब प्रोग्राम नया भी चल रहा है पर 2 साल उसके निकल गए हैं, only then this pre-accreditation visit can be there. This is just a mock exercise. You want to see that whether हमने जब जाना है फाइनल के लिए we are ready for it, या हम अभी से सिस्टम तैयार करना चले ताकि हम जब हमारा बैच 2 बैचेस निकल जाएं we may be able to apply for this same. This is called pre-accreditation visit. This is also possible by NBA. ये आप अपने लेवल पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को बुला के, या NBA को भी लिख सकते हैं, they can also do the same exercise. बार बार आगे क्यों जा रहा है? अब मैं आपको बता देता हूं एक्रेडिटेशन विजिट में क्या क्या देखा जाता है। एक्रेडिटेशन विजिट में मेनली 8-10 चीजें हैं जो मेजर होती हैं, उसके ऊपर काम देखा जाता है। आउटकम ऑफ द एजुकेशन प्रोवाइडेड मींस आपके जो आपने करिकुलम बनाया, पीओस बनाए, सीओस, उसकी आउटकम क्या थी। आउटकम मींस वेदर इट द सिस्टम विच यू हैव डिजाइंड इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, द स्पेसिफिकेशन सेट बाय यू in terms of mission, VN and all this, या PEOs में जो आपने स्पेसिफिकेशंस बनाई थी उसको मैच कर रही है कि नहीं आउटकम, दिस इज बीइंग सीन। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस इंक्लूडिंग इंटरनल रिव्यूज, आपके क्वालिटी एश्योरेंस टीम बनाई हुई है, उसका रिव्यूज की क्या कमेंट्स हैं, उसके ऊपर क्या करेक्टिव एक्शंस थे, उससे क्या चेंजेस आई, दिस इज आल्सो असेस्ड। असेसमेंट ऑफ वैल्यू, आपका जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी असेसमेंट, उसमें उनके किस तरह के असेसमेंट के टूल्स आपने लगाए, किस तरह के सर्वेज किए, whether it was only exit examination, whether it was assignments, whether it was projects, internship, whatever it is, whatever ways and means and tools are there, this is being assessed. Then activities and work of students, उनकी project reports, उनकी practical copies, उनकी assignments, both of the मतलब आपकी तीनों तरह की होती हैं, best possible, mediocre and the worst possible, तीनों good, very good, गुड एंड सेटिस्फैक्टरी, तीनों तरह की असाइनमेंट्स देखी जाती हैं, स्टूडेंट की वर्कबुक्स भी देखी जाती हैं, क्वेश्चन पेपर्स देखे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर शीट्स देखी जाती हैं, दिस इज बीइंग सीन अबाउट द स्टूडेंट्स। एंट्री स्टैंडर्ड्स एंड सिलेक्शन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स, आपका जो एडमिशन फर्स्ट ईयर में आए उनका क्या लेवल था बच्चों का, यूनिवर्सिटी में वो या जहां से स्कूल बोर्ड से है वहां पे क्या स्टैंडर्ड था, आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, वेदर इट इज थ्रू ऑनलाइन टेस्ट, एडमिशन टेस्ट और 12th एग्जामिनेशन, व्हाटएवर इज इट, जो भी पैरामीटर्स हैं, एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन स्टैंडर्ड, दीज आर बीइंग चेक्ड बाय द इवैल्यूएशन टीम। मैं जो कल कह रहा था, क्वालिफिकेशन कैन बी वन वे, वो फैकल्टी कैन बी क्वालिफाइड, but motivation and enthusiasm of the faculty, their teamwork, their participation in the process is also seen. So take care of this point. This is very important. Involve the faculty, all the staff and the students, alumni, सबको involve कीजिए. Make sure that they know everything what is happening in the process. कई बार हम अपने लेवल पे जल्दी के चक्कर में कर लेते हैं, this goes against you. क्योंकि वो जब टीम आएगी, they are going to see every evidence based on what you are saying. हमने कहा मैंने पीईओस बनाए, they will be asking क्या प्रोसेस था पीईओस बनाने का, क्या प्रोसेस था VN मिशन बनाने का, who were involved, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, व्हाट वर देयर सजेशंस, अगर सजेशंस थी उनको सजेशन को इंटरप्रेट किया कि नहीं किया, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, एवरीबॉडी इज टेकन केयर ऑफ। देन क्वालिफिकेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, कितनी पब्लिकेशंस हैं, पेटेंट है कि नहीं है, आरजी जनरेट करते हैं कि नहीं है, क्या बियॉन्ड सिलेबस पढ़ाते हैं, अपने शॉर्ट टर्म कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किस तरह, वो सारी एक्टिविटीज जो होंगी एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से उनकी फैकल्टी की भी देखी जाएंगी। देन आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, लैब, सेमिनार हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एलसीडीज, बोर्ड्स, फैकल्टी के रूम्स, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा। देन लेबोरेटरी फैसिलिटीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। लाइब्रेरी फैसिलिटीज वेरी इंपॉर्टेंट, AICTE नॉर्म्स के हिसाब से आपको लाइब्रेरी स्पेस चाहिए, इवन आपके क्लासरूम्स की भी एमबीएस देखी जाएगी। टीचर्स कई बार पढ़ा रहे होते हैं, इवैल्यूएशन टीम सिट्स ऑन द बैक एंड सी व्हाट टीचर कैसा पढ़ाता है, ये भी इवैल्यूएट होता है, स्टूडेंट्स से बातचीत की जाती है अबाउट ऑल द पैरामीटर्स, उनसे ये भी पूछा जाता है कि कैसी फैसिलिटीज देती है इंस्टीट्यूशन, आर यू सेटिस्फाइड विद टीचर्स, कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, सब कुछ पूछा जाता है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज के बारे में, किस तरह की बुक्स हैं, किस तरह के टाइटल्स हैं, किस तरह के जर्नल्स हैं, किस तरह की स्पेस है, रीडिंग स्पेस है कि नहीं है, अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है कि नहीं है,
आपकी अपनी जो इंडस्ट की मेंबरशिप है, ये इंटरनेट के कनेक्शंस क्या हैं, लीज लाइन है, अदरवाइज कैसे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज बच्चों को क्या प्रोवाइडेड है, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन क्या है, कितना इंडस्ट्री का रोल है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, देन ऑर्गेनाइजेशन मींस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, गवर्निंग बॉडी क्या है, उनकी मीटिंग्स कब होती है, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस डू दे टेक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, इसमें अवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स क्या देते हैं बच्चों को, बच्चे किस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, बोथ करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। दिस इज द टोटल विजिट विच इज कंडक्टेड ड्यूरिंग 3 days। डिस्कशन किसके साथ होती है, लेट मी शो यू ऑल्सो दिस विद द विजिटिंग टीम। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, डीन, head of department, program and course coordinators. Program means total program and course coordinator every subject. A member of management to discuss how the program fits into the overall strategic direction and focus of the institution, and management support for continued funding, development of the program. Management किस तरह support करती है, किस तरह decision making लेती है, who is involved, what type of management is there. फैकल्टी मेंबर्स के साथ डिस्कशन होती है अबाउट द पीओस और अबाउट द सिस्टम, अबाउट द अवार्ड्स, अबाउट द प्रमोशन पॉलिसीज, अबाउट द कैश, अबाउट द स्केल्स, पे पैकेजेस, स्टाफ वेलफेयर फैसिलिटीज, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड। एल्यूमिनी के साथ आपकी बातचीत होती है, स्टूडेंट्स के साथ होती है, पेरेंट्स के साथ होती है, इंडस्ट्री के लोगों के साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ होती है। दिस इज द डिस्कशन विच इज हेल्ड both at the level of the chairman independently for the whole institution as well as at the department level, which is conducted by the team of experts which are going to a department. Availability of the file, क्या क्या exhibits means क्या क्या evidences आपको चाहिए। Profile of faculty involved in the program, उस program में जो भी faculty involved है उसकी profile, evidence that the results of assessment of the course outcomes and program outcomes are being applied to review the ongoing improvement of the program effect. जो भी आपका प्रोग्राम इफेक्ट है उसमें पीईओज और सीईओज की जो असेसमेंट किया है उसके बाद आपने देखा कि ये चेंजेस चाहिए, उसकी इंप्रूवमेंट क्या किया, रिव्यू करने के बाद रिव्यू किया कि नहीं किया, क्या पीरियोडिसिटी थी रिव्यू करने की, दिस इज ऑल्सो चेक्ड। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ फैकल्टी, कंसल्टेंसी, स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स अटेंड किए कि नहीं, कंडक्ट किए, कोई सेमिनार किया, कंडक्ट कॉन्फ्रेंस किया। सैंपल मटेरियल्स फॉर थ्योरी एंड लैब कोर्सेज मींस आपकी सैंपल वर्कबुक्स, लैब मैनुअल्स, बच्चों की कॉपी, जो लैब बुक्स, सारा चेक किया जाता है। सैंपल टेस्ट, सेमेस्टर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स फॉर ऑल कोर्सेज, सैंपल टेस्ट, सेमेस्टर आंसर स्क्रिप्ट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स। जो मैंने कहा था एटलीस्ट 1 excellent, 1 very good and 1 marginal. Then question papers and evidence related to assessment tools for CEOs and PO. Assessment tools आपने कौन से लगाए, एग्जिट सर्वे लगाया, एल्यूमिनी सर्वे लगाया, इंडस्ट्री सर्वे, किस तरह के टूल्स लगाए असेसमेंट के लिए कि आपके बच्चों के जो PO CO आप कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो रेलिवेंट है कि नहीं है। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स फॉर 3 immediate batches of graduate. This is very important. 3 इमीडिएट जो बैचेस आपके निकले हैं पीछे, उनका स्टूडेंट सारा रिकॉर्ड, उनकी परसेंटेजेस टू नो द सक्सेस इंडेक्स। सैंपल प्रोजेक्ट एंड डिजाइन रिपोर्ट्स, अगेन एक्सीलेंट, गुड एंड मार्जिनल। सैंपल स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म, स्टूडेंट फीडबैक कैसी है, उनका फैसिलिटीज के बारे में, टीचर्स के बारे में और ओवरऑल एमबीएस के बारे में जो फीडबैक फॉर्म है वो भी देखा जाता है, उसका एनालिसिस किया कि नहीं किया, एनालिसिस से क्या आप जो रिव्यू किया, इंप्रूवमेंट कैसे किया, दिस अगेन सेम। सैंपल फॉर इंडस्ट्रियल इंटेक्शन के क्या इन्वॉल्वमेंट है। रिजल्ट्स ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यूज, आई एम अगेन टेलिंग यू व्हाट एवर द क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, उसके रिजल्ट्स को रिव्यू करना। रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर स्टडीज ऑफ ग्रेजुएट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉर्ड्स आर नॉट देयर। एम्प्लॉयमेंट आप कहते थे इतना बड़ा पैकेज मिला, ये मिला, अपॉइंटमेंट, देन दे सी एवरी प्रोसेस बीइंग फॉलोड। हायर स्टडीज है तो कहाँ कहाँ है, उसका क्या ट्रेसर स्टडी है, अगर बच्चे इंडस्ट्री में गए तो ट्रेसर स्टडी क्या पैकेजेस, किस टाइम कौन कौन सी इंडस्ट्री में गए, ये सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक, स्पोर्ट एंड अदर लर्निंग एक्टिविटीज विच आर यू आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स। एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट इवैल्यूएशन टीम और एनबीए टीम may request. This is in all or brief about the 3 days or the records which are being asked by the evaluation committee. And visit कहाँ करती हैं वो evaluation team? They visit your classrooms, they visit your laboratories,
pertaining to program, central and departmental library. एक और बात बताऊंगा, in most of the programs, central library may be there, but departmental library is equally expected. आप डिपार्टमेंट में ये भी देखेंगे कि बच्चों को बैठ के पढ़ने की सुविधा है कि नहीं है, रीडिंग प्लेस भी होना चाहिए, बुक्स भी होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा है डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी इज नॉट देयर और नॉट एनफ स्पेस इज नॉट देयर. Kindly I request you to make it a point that departmental library be with sufficient number of books and reading space should be there. Central and departmental library, computer center, computing facilities क्या हैं बच्चों को वो भी चेक होता है for total program as well as for the individual department. Hostel and dispensary, dispensary में आपका परमानेंट डॉक्टर है, आपकी एम्बुलेंस है कि नहीं है. इसके अलावा मैं कुछ बता देता हूं जो लैब्स में हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट, हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस जो केमिकल्स उनकी हैंडलिंग कैसे होती है, ये सेफ्टी के ऊपर भी पॉइंट्स होते हैं. काइंडली टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. हमने कई बार देखा है जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में हम गए, वहां पे लैब है, वो जाके देखते हैं कि इसका पानी का कनेक्शन अपनाया नहीं, कनेक्टेड ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल क्या हो रहे होंगे. काइंडली टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट वॉट एवर इक्विपमेंट यू आर प्लेसिंग, मशीन यू आर इक्विपिंग, दे आर वर्केबल. वो वर्क उसको ऑन करवा के, इवन द क्वालिफिकेशन ऑफ योर स्टाफ इन लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए एंड एम्पल नंबर जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से. All these things are important when the visiting team is visiting your institution. And lastly, I am saying this is the जो हमारी जो टीम जाती है वो क्या करती है, उसके लिए कुछ आपको ट्रांसपेरेंसी की बात कह रहा था. इसमें एनबीए में भी आप पहले तो इंस्टीट्यूशन जिसने जो टीम आ रही थी उसके अरेंजमेंट सारी इंस्टीट्यूशन करती थी. अब एनबीए ने कुछ सर्विस प्रोवाइडर रखे हैं. There are service providers who are arranging for your logistics, even travel plan सारा वही करके देते हैं, वो एक एनबीए के होता है. देन यू आर गिविंग फीडबैक अबाउट योर को-एवेल्युएटर. हर प्रोग्राम में जैसे मैं एवेल्युएटर हूं, मेरा साथी एवेल्युएटर कैसा था उसके बारे में फीडबैक मैंने देनी है, और चेयरमैन के बारे में भी मैंने फीडबैक देनी है. दिस इज ऑन सेपरेट फॉर्म्स. और सर्विस प्रोवाइडर के बारे में. सो सिस्टम एज ऑन डेट इज ट्राइड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट. आज की डेट में कोशिश की जाती है कि ये सारा सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट हो. यही है. दिस इज इन ऑल अबाउट द एनबीए प्रोसेस. आई थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेरीज, क्वेश्चंस और सजेशंस. यू आर मोस्ट वेलकम.